नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अभी जनगणना में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन ब्रिज कोर्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षा आपको नौकरी बचाने के लिए उत्तीर्ण करना ही होगा। इसमें हाल ही में एनआईओएस ने ऑफिशियल स्टडी नोट हिंदी विषय का जारी किया है, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में हिंदी विषय पर की है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 के उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हाल ही में एनआईओएस ने जारी किया है। इसमें भाषा शिक्षण पहला बिंदु अगर हम देखें, और उसके बाद जो विभिन्न आयोग और नीतियां हैं, इसके संदर्भ में भाषा को लेकर क्या अनुशंसाएं हैं, हमें इनको ध्यान में रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम अध्याय 1 की बात कर रहे हैं। अध्याय 1 भाषा शिक्षा के विभिन्न नीतियां और बहुभाषिकता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज का भी अध्ययन किया था, तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। अगर आपने भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी ले रखा है तो चीजें मैच करती हुई चलेंगी जगह जगह। जैसे बहुभाषिकता क्या है, अंग्रेजी में भी वही डेफिनेशन है, हिंदी में भी वही प्रकार, उसी प्रकार से आपको समझना है। हाँ, हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अगर शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है तो उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो अनुशंसाएं हैं इसमें सबसे पहले देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जो 1948 का है, कोठारी आयोग 1964-66 का, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से एक लाइन, 2 लाइन, 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके संभावित है कि मैक्सिमम आ सकते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ से नहीं आना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसकी आपको जानकारी भर होनी चाहिए। ठीक है कि हाँ, 1968 में भी शिक्षा नीति थी। उसके बाद 1996, उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। ये अभी आज के समय में ये एक प्रकार से इतिहास है। ठीक है, तो आपको इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है हमारे प्रथम अध्याय में, तो हमें भी इसको बेहतर तरीके से समझना होगा। इसके बाद इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जमीन पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या बनाएगी, और वह फाउंडेशनल स्टेज यानी कि जो आपका अब जो नई शिक्षा नीति के अनुसार अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो उसमें फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ 22, जिसको चूंकि ये 22 में आया तो इसलिए 22, और स्कूल एजुकेशन के लिए 23। इस प्रकार से आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिसमें अंत के 3 बिंदु और उसमें खासकर प्रारंभिक 2, इसमें एनईपी 20 और एनसीएफ 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाले हैं। लेकिन इसके पहले भाषा शिक्षण पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर आपको टॉप नहीं करना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जिसको पढ़कर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें और हम सभी की नौकरी सुरक्षित रहे। तो भाषा शिक्षण सबसे पहला बिंदु है। हम कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम बच्चे की भाषा को समझ सकें और बच्चा हमारी भाषा को समझ सके। अगर अब हमने अक्सर देखते हैं कि कुछ दूसरे राज्यों के अध्यापकों को ऐसे राज्यों में लेकर आया जाता है जहां पर वे सहज नहीं होते, उन बच्चों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इंग्लिश के नाम पर उनको बुलाया जाता है कि वे इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और केरला जैसे राज्यों से बुलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वे भाषा बच्चों को सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब वे उस बच्चे की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, तो फिर शायद उनका जो अंग्रेजी पढ़ाना है वो अभी कठिन हो जाता है। तो ऐसे में अध्यापक भी स्ट्रगल करते हैं और बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। हालांकि स्कूलों का नाम हो जाता है, गार्जियन इसको देख करके वहां पर दूसरे राज्यों से शिक्षक आए हैं, अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, तो ये एक बाहरी दिखावा तो होता है। एक कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वही हाल है। लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये हमारे राष्ट्रीय जो हमारा संविधान है उसमें भी यह बात उल्लिखित है कि राज्यों को छूट दी जानी चाहिए कि वहाँ के भाषा के हिसाब से वहाँ के शिक्षक नियुक्त किए जाएं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि अलग अलग राज्य अपने यहाँ भाषा के अलग अलग प्रकार से शिक्षक नियुक्त करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में प्राथमिक यानी उत्तर प्रदेश का कोई शिक्षक महाराष्ट्र में शायद बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि वो मराठी नहीं जानता है। ठीक है, तो अक्सर लोकल लैंग्वेज की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आपसी संवाद जब होगा तो संवाद के लिए भाषा एक माध्यम है। अगर वह आपकी बात को नहीं जानेगा, आप उसकी बात भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो जो संवाद है वह रुक जाएगा। इसलिए दोनों को ही भाषा की समझ आवश्यक है। बच्चे विद्यालय से पहले भी भाषा के माध्यम से ही दुनिया को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा विद्यालय में आ रहा होता है उसी समय वो भाषा सीखता, नहीं। बच्चा पहले सांकेतिक भाषा को ही समझना शुरू करता है, जब उसके माता पिता उसको संकेतों के माध्यम से बातचीत करना सिखाते हैं। जब उसके पिताजी आंख थोड़ी उसको गुस्से से देखते हैं तो बच्चा समझता है कि मुझे डांटा जा रहा है,
जब उसको दुलार किया जाता है, प्यार किया जाता है, तो भी वह बच्चा समझता है। तो संकेतों को समझता है। धीरे धीरे जब वो शब्दों को विकसित करता है, मतलब इतना विकसित हो जाता है कि वह शब्दों को बोलने लगता है, तो पहले अक्षरों को फिर शब्दों को मिलाकर अपने परिवार से या परिवार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट विद्यालय में आकर सीखता है, वह विद्यालय आने से पूर्व ही अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, जिस परिवेश में वह रहता है, वहां से वह भाषा, उस शब्दावली को सीख रहा होता है, जो अक्सर उसको मतलब अनुभव होती है, जो वह सुन रहा होता है। तो बच्चे विद्यालय से पहले ही भाषा के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि यह क्या है, अपने पिता से पूछते हैं, माता जी से पूछते हैं, यह कौन सी चीज है, ये क्या करती है। तमाम प्रश्न बच्चे करते हैं और उनके माता पिता उसको समझाते हैं, बताते हैं। प्राथमिक समझ मातृभाषा में ही होती है बेहतर तरीके से। आप सभी जानते हैं कि बच्चे की जो प्राथमिक समझ है वह मातृभाषा में होती है। तो अचानक मैं बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई। आगे हम चर्चा को अपने बढ़ाते हैं। यूनेस्को के शैक्षणिक पत्र के अनुसार भी आरंभिक शिक्षण हमें मातृभाषा में ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी भाषा में सहज रहते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से, आस पड़ोस से उसी भाषा को सीख कर आ रहे होते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कक्षा 5 तक मातृभाषा में ही शिक्षण पर जोर देती है और यथासंभव 8 तक। अगर 8 तक संभव नहीं हो पाता है तो 5 तक अनिवार्यतः बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य हमें अध्यापक के रूप में करना चाहिए। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी देखा गया है कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी तुलना में अपनी मातृभाषा में समझ रखने वाले बच्चे किसी प्रकार से कम नहीं। ठीक है, तो रिपोर्ट भी यह कहती है कि ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम, जो अक्सर हमारे अभिभावक कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो वह बेहतर है, रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश मीडियम में समझने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चे के बराबर ही स्तर का देखा गया है। इसलिए यह भी एक क्लियर सी चीज है। हम जैसे बच्चों को गणित में अगर गुणा सिखा रहे होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि 2, अब हम जब गणितीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो 2 गुणे 3, और फिर बच्चे को यह निकालना होता है, तो शायद बच्चा इस गुणे को देखकर समझ नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा गणित की शब्दावली से कम परिचित रहता है। इस चिन्ह को बच्चा शायद विद्यालय में आकर सीख रहा होता है। हम बच्चे को इस प्रकार से कहें कि देखो तुम्हारे पास 3 प्लेट है और 3 प्लेट में 2-2 टॉफी रखी गई है, 2-2 टॉफी, तो 2-2 टॉफी 3 बार अगर होगा तो कितना होगा? तब बच्चा कहेगा सर जी 2-2 टॉफी अगर 3 प्लेट में रखा गया है तो कुल मिलाकर 6 टॉफी हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चा जब अपनी उस भाषा को, जिसका प्रयोग वो अपने घर पर करता है, इस प्रकार से वो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के बीच चीज़ों को बांटता होगा या जोड़ता घटाता होगा इस प्रकार से, तो इसको बेहतर तरीके से समझेगा। इसकी तुलना में जब हम बच्चे को सिखाएं कि 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा, तो हम इससे हम बच्चे को सिखाएं कि 4 गुणे 5 बराबर 20 होगा, ये सिखाएं, या गुणा करना सिखाएं, या हम बच्चे को सिखाते हैं कि 5-5 रोटी है या 5-5 चॉकलेट्स हैं, 4 लोगों में है, तो 4 बच्चों को खड़ा करके हम उनसे पूछते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें सहज रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों की मातृभाषा, जो बच्चे नेटिव लैंग्वेज है जिसका वो यूज कर रहे होते हैं, उसका हम प्रयोग करके बच्चों को बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखा रहे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चे 3 वर्ष से पूर्व भाषा की मूल संरचना को समझ जाते हैं। वो अपने माता पिता से शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हुए सुनते हैं और वो स्वयं भी उनका प्रयोग करते हैं, और वो धीरे धीरे भाषा किस प्रकार से बोली जाए, जैसे बच्चा साधारण शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, पापा कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूंगा, इस प्रकार के शब्द, छोटे छोटे वाक्य जो है बच्चे बोलना शुरू करते हैं। कि वाक्य, जैसे कोई भी एक वाक्य की संरचना सबसे पहले करता है, सब्जेक्ट है, तो वाक्य बोलता है बच्चा, तो वो बोलता है कि मैं, वो ये नहीं बोलता है कि जाऊंगा नहीं मैं, वो यही नहीं बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो 3 वर्ष तक जाते जाते बच्चा मूल संरचना को समझ जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को बच्चा यूज करता है, फिर वर्ब को यूज करता है, ठीक है, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, इस प्रकार से बच्चे समझ जाते हैं। और चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों को अगर पर्याप्त अवसर मिले तो वह कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्सर हमारे यहाँ ये लिमिटेशन लगा दी जाती है, गांव का बच्चा है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है और यह शहरी क्षेत्र का बच्चा है, तो हम अक्सर लेबलिंग कर देते हैं कि गांव का है तो पिछड़ा होगा और शहर का है तो वो बहुत आगे होगा। अच्छा, उसका मुख्य कारण यह है कि उसका परिवेश उस प्रकार से, भाषा परिवेशगत होती है ना। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उस प्रकार की भाषा को सीखेगा।
अगर वह ग्रामीण परिवेश में है तो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग करना, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सीखेगा। वह नदियों से परिचित होगा, तालाब से परिचित होगा, गेहूं जौ चावल इन सब से परिचित होगा। शहरी क्षेत्र का बच्चा कंप्यूटर से परिचित होगा, टैबलेट से परिचित होगा, ठीक, लैपटॉप को चलाएगा, मोबाइल को चलाएगा। तो जिस प्रकार की चीजें बच्चे को पर्याप्त मिल पाती हैं, बच्चे उसी प्रकार से सीखते हैं। समझ के कहते हैं कि बच्चों को अगर हम पर्याप्त अवसर दें तो वो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर दो बच्चों की तुलना की जाए, एक आलोक है जो मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहता है, और दूसरा एक आयुष जैसा बच्चा है जो बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव में रहता है। अब जैसा कि हमने कहा कि भाषा परिवेशगत होती है, इसका एक सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं। अब इसके व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है। हो सकता है कि इसके घर में जो मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी शब्दावली का अधिक प्रयोग किया, बच्चा अंग्रेजी से परिचित हो रहा होता है। वो दिन रात अंग्रेजी भाषा के शब्द सुन रहा होता है। वह टीवी लगाता है तो टीवी में जो कार्टून आता है वो भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है। वह जब चॉकलेट्स खाता है तो चॉकलेट्स को भी इंग्लिश में लिखा पाता है, ठीक है। गेम्स खेलता है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, उसमें भी इंग्लिश शब्दावली उसको मिलती है। अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग वो बच्चा देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कार्टून देख रहा है, टैबलेट में, लैपटॉप में, हर जगह वो उस अंग्रेजी का प्रयोग होता हुआ देख रहा है। वो देख रहा है कि अंग्रेजी का प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है, तो वह भाषा के हर रूप से परिचित है। वहीं भोजपुरी बोलने वाला बच्चा सिर्फ क्या करेगा? दूसरा जो बच्चा आयुष है, जो बिहार या उत्तर प्रदेश के गाँव में रहता है, वह मुख्य रूप से भोजपुरी बोलता है, उसकी मातृभाषा यही है। जो बच्चा वह खेत से परिचित होगा, जंगल से, नदी से परिचित होगा, वह ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है और उससे संबंधित शब्दावली से परिचित होगा। जो शहरी क्षेत्र का बच्चा है वो कार्टून देख रहा है, टैबलेट देख रहा है, लैपटॉप देख रहा है, तो उसका मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहा तो इन चीजों से परिचित होगा। अगर इससे कहा जाए कि गाँव की बात की जाए, खेतों की बात की जाए, ठीक है, तो बच्चा शायद इसको नहीं जानेगा। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो इससे संबंधित शब्दावली से परिचित होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भाषा के सिर्फ मौखिक रूप को ही जान पाएगा। यानी अगर भोजपुरी बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको, अगर वो कोई चॉकलेट खा रहा है या कोई मोबाइल चला रहा है, टैबलेट चला रहा है, तो उसमें बहुत ऐसा नहीं है। पहले तो उसको ये सारी चीजें मिल नहीं पाएंगी, और अगर मिलती भी हैं तो उसमें इसके भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। तो भोजपुरी जैसी जो कई राज्यों में बोली जाने वाले जो छोटे छोटे क्षेत्र में बोली होती हैं, भाषाएं होती हैं, उनका जो दायरा होता है वो संकुचित होता है, ठीक है। वो सिर्फ मौखिक रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे भोजपुरी में कितनी किताबें हम देखे हैं? नहीं देखे हैं। भोजपुरी में बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं है, बच्चों को अंग्रेजी में किताबें उपलब्ध हैं। बच्चा जब मोबाइल चला रहा है तो सारी चीज़ें इंग्लिश में दिखाई दे रही हैं। बच्चा जब अगर इस प्रकार से कहीं देख रहा है तो उसको मोबाइल में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। जब वो मोबाइल खोलेगा तो उसको इंग्लिश दिखाई देगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस भाषा को वो सीख रहा है वो एक्चुअली प्रयोग में ही नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से बच्चा यह कहीं न कहीं जब विद्यालय में जाएगा, जब इसको अंग्रेजी सीखना होगा या इसको हिंदी सीखना होगा तो इसके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जो आलोक है, जो मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहता है, जब ये भाषा को सीखेगा तो चूंकि ये पहले से ही मोबाइल चला रहा है, पहले से ही लैपटॉप में अंग्रेजी के शब्दों को देख रहा है, चिप्स खा रहा है, उस चिप्स में भी इंग्लिश में ही नाम लिखा हुआ है उसका, तो बच्चा कहीं न कहीं इंग्लिश के शब्दों से परिचित है। तो जब वह विद्यालय में जाएगा तो वह अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेगा, पहले से सीख चुका है, और इसके आधार पर बच्चे की पकड़ मजबूत बनेगी। लेकिन यह बच्चा स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि यह भोजपुरी सीख रहा होता है, तो इसके लिए हिंदी सीखना या अंग्रेजी सीखना फिर कठिन हो जाता है, और इसके लिए अलग से ऊर्जा उसको बच्चे को लगानी पड़ती है। तो ये हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे स्कूलों में इसी प्रकार की परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो अक्सर कुछ बच्चे हमें ऐसे बैकग्राउंड से दिखाई देते हैं जो भाषा की बेहतर पकड़ को नहीं समझ पाते हैं, जो भोजपुरी शब्दों को ही जान पाते हैं। तो एक अध्यापक के रूप में हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम स्विच करें, और स्विच करें तो एक ब्रिज के रूप में, यानी कि बच्चा भोजपुरी बोल रहा है तो हम जब हिंदी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे की भोजपुरी भाषा का प्रयोग अपनी भाषा हम स्वयं करें, और उस भोजपुरी के सारे लोग भोजपुरी में इसको ये कहते हैं, हम इसको हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं। तो हम उन दोनों ही लैंग्वेज, एक माध्यम जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में और उसका जो भाषा है, उसके बीच एक ब्रिज का, एक सेतु का काम करेंगे, तभी बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा परिवेशगत होती है। जिस परिवेश में बच्चा जैसे रहता है उस प्रकार से भाषा को बच्चा सीख रहा होता है। दूसरा, घर की भाषा व माध्यम के बीच पुल। अभी हमने बताया कि एक अध्यापक को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि बच्चे की जो घर की भाषा है उसको और जो विद्यालय में बोली जा रही भाषा उसके बीच ब्रिज का काम करे। यानी कि घर की भाषा भोजपुरी, तो भोजपुरी में जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, या हिंदी मान लीजिए बोल रहा है, हिंदी का कोई शब्द वो बोल रहा है, और अगर आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे की हिंदी का प्रयोग करके आप उसको अंग्रेजी सिखाइए। ठीक है, ये कुर्सी है, देखो कुर्सी को चेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयर। तो बच्चा अच्छा जान जाएगा कि कुर्सी को ही चेयर कहते हैं। तो हम इस प्रकार से बच्चों को सिखा रहे हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जीवन है। ठीक है, हमारा जीवन इसी के आसपास
रहता है। ठीक है, और भाषा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में बच्चा रहता है वहाँ की भाषा को सीख रहा होता है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया है। तो केवल व्याकरणिक नियम सीखने से नहीं बल्कि व्यवहार में लाने से ही भाषा का वास्तविक सीखना हो पाता है। यानी हम अगर सिर्फ वाक्यों के नियमों को जान लें, उसका प्रयोग ना करें, तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं। बच्चे के लिए आवश्यक है कि वो उन शब्दावलियों का, उन भाषा का प्रयोग करे। जितना अधिक प्रयोग करेगा, हम अक्सर अंग्रेजी को पढ़ते समय हम कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, क्योंकि हम उसका प्रयोग उतना नहीं कर पा रहे होते हैं। हम उसके ग्रामेटिकल रूल्स को रट लेते हैं और जब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हम अपनी मूल भाषा जिसमें हम परिचित हैं, जो प्रारंभ से ही हिंदी हो गया या मराठी हो गया या गुजराती हो गया, जो हम पहले से ही परिचित हैं, हम उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसमें कॉन्फिडेंस के साथ उसको सीख रहे होते हैं। लेकिन हम अंग्रेजी को नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको व्यवहार में ला नहीं पाते हैं। तो भाषा के सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस सीखी जा रही भाषा को व्यवहार में, उपयोग में लाया जाए, तब वो भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इस प्रकार से आपने इसके पहले खंड को कवर कर लिया। ठीक है, हम अगले खंड पर जब आएंगे तो हम इन पर चर्चा करेंगे। इन पर बहुत छोटी सी चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। हमें चर्चा इन दोनों पर बहुत विस्तृत करना होगा, NEP 20 और 22 पर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें वीडियो आधारित लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। धन्यवाद।